हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइस क्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके एसएससी जीडी एवं सीएचएसएल के जो एग्जाम हैं उनके लिए हम 50 जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हम वो देख रहे हैं। ठीक है, 50 हम जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, प्लस उसमें करंट अफेयर भी मिक्स होगा। तो ये किसी भी एग्जाम, आप जो भी आगामी आपकी परीक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो है ये दो एग्जाम आने वाले हैं हाल फिलहाल में, तो इनके लिए आप देखेंगे इसे। देखिए, एक महीने में अगर आप मान लीजिए 20 दिन में अगर आप मेरी क्लास करते हैं तो 1000 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाता है। एक महीने में 1500 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। तो जो भी आपकी परीक्षा है, जो भी एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको इससे। ठीक है, चलिए। तो गाइस, मैंने शाम को कराया था, मैंने शाम को टॉपिक वाइज मेरी क्लास चल रही है शाम के टाइम में, तो उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको जो भी क्लासिकल जो डांस हैं वो कराए थे, है ना, आपको जो फोक डांस है वो कराए, नृत्य कराए हैं, महत्वपूर्ण नृत्य एक टॉपिक मैंने वहाँ पे करा दिया आपके इसी एग्जाम के लिए, उसको चला रही हूँ मैं। एक टॉपिक मैंने वहाँ पे कराया है आपका महत्वपूर्ण जो त्योहार हैं, मेले हैं, उत्सव है, उससे रिलेटेड। और कल शाम को मैंने इंपॉर्टेंट जो जल संधियाँ हैं, जो वर्ल्ड की स्टेट्स हैं, उनके बारे में कराया है, जल संधियों के बारे में। ठीक है, तो उसको याद से कर लें गाइस जाके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में काम आएगा। गाइस, ये आपके सोशल अकाउंट्स हैं, इनको ज्वाइन करेंगे आप सभी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिहार के पारंपरिक छड़ी कठपुतली को, बिहार के पारंपरिक छड़ी कठपुतली को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है जो बिहार की छड़ी कठपुतली है उसको किस नाम से जाना जाता है गाइस, तो ये यमपुरी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, यमपुरी के रूप में जाना जाता है बिहार की छड़ी कठपुतली को। नेक्स्ट है, नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है। ठीक है, नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है गाइस, ये पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो उसके समान है, आर्टिकल 21A के समान है। ठीक है, जो आर्टिकल 21A में है वही हमारी किस फंडामेंटल ड्यूटी में है। ठीक है गाइस, तो ये क्या होगा, आर्टिकल 51A के। ठीक है, आर्टिकल 51A के में वही चीज वर्णित है जो हमारी आर्टिकल 21A में वर्णित है। ठीक है, तो ये तो सेम सेम हो गए गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आर्टिकल 21 में क्या है। आपको एक आर्टिकल में पता चल गया ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A में क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा, किसके, रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक के ऑथर रस्किन बॉन्ड नहीं है। तो गाइस देखिए, द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है, ये रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है। द ब्लू अम्ब्रेला ये भी रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, रोड्स टू मसूरी ये भी रस्किन बॉन्ड की है। तो कौन सी रस्किन बॉन्ड की नहीं है गाइस, ऑप्शन सी होगा, ये रस्किन बॉन्ड की नहीं है, इसके द्वारा नहीं लिखी गई। ओके, चलिए, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 3 बुक्स के नाम और आप याद रखेंगे, रस्किन बॉन्ड की बुक्स हैं। चलिए, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का पद कितनी बार उल्लेखित है। ठीक है, जो शब्द है न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो शब्द है गाइस, वो कितनी बार मेंशन किया गया है संविधान में, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस क्या है, देखिए ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है। ठीक है, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर डालते हैं कि जो है ये शब्द संविधान में कितनी बार उल्लेखित किया गया है। इस तरीके से शब्दों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे जुडिशियल रिव्यू को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश से होकर प्रमुख यामोत्तर नहीं गुजरती। ठीक है, यामोत्तर यानी हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो नहीं गुजरती, हमारी देशांतर की बात हो रही है।
प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, तो हमारी जो प्रमुख जो देशांतर है वो नहीं गुजरती किस देश से होकर, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर यानी यहाँ पे 0 डिग्री जो देशांतर है उसकी बात हो रही है गाइस, ठीक है, तो किस देश से नहीं गुजरती, देखिए ये अल्जेरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, घाना से गुजरती है, ठीक है, ये अफ्रीकी देशों से गुजरती है, और ये जो मोरक्को अफ्रीकी देश है इससे ये नहीं गुजरती, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भू आबद्ध है, ठीक है, भू आबद्ध मतलब गाइस लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, निम्न में से कौन सा देश भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है, एक देश होते हैं जैसे समुद्र से, जैसे हमारा भारत है लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, समुद्र से आधा घिरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ जो है लैंड से कवर हो रखा है, समुद्र को सीमा टच नहीं करता, गाइस देखिए उरुग्वे ये समुद्र को सीमा टच करता है, सूरीनाम समुद्र को सीमा टच करता है, पेरू समुद्र को सीमा टच करता है, तो ये तो नहीं है, क्या होगा बोलीविया, बोलीविया गाइस क्या है, ये पूरे तरीके से भू आबद्ध देश है, ठीक है, भू आबद्ध कंट्री है पूरे तरीके से, ये सारे के सारे क्या थे, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका के देश थे, ठीक है, जिसमें बोलीविया जो है चारों तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ है। प्रकाश रासायनिक धुंध जिसको स्मॉग कहते हैं में सदैव होता है, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध या कोहरा जिसको स्मॉग कहते हैं उसमें क्या होता है हमेशा, तो उसमें क्या होता है गाइस सदैव ओजोन, ठीक है, इसमें सदैव क्या है ओजोन होती है O3, ठीक है, इसमें सदैव होती है। चलिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, ठीक है, गठन किया जा सकता है, तो देखते हैं 4 ऑप्शन है गाइस यहाँ पे, तो क्या होगा ऑप्शन बी होगा संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर एक ही जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए तो पहली बार गठन कौन करेगा गाइस संसद करेगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि उन राज्यों के निवेदन पर किया जाएगा, ठीक है, संबंधित राज्यों के जो राज्य चाहते हैं उनके निवेदन पर एक बिल पास किया जाएगा, तब क्या करेगी संसद उसको करेगी, राज्य कहेंगे कि हाँ भाई कर दो तब संसद उसको करेगी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन तो कौन करता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद करती है, ठीक है। चलिए भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है भारत में सबसे ज्यादा जो ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है वह कौन सा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। गाइस देखिए पीछे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो जो मैं पूछती हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से आंसर देंगे तो आपकी नॉलेज भी डेवलप होती है और एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए तो सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है गाइस, ये पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है गाइस, गुजरात में खंभात की खाड़ी, ठीक है, गुजरात में जो है खंभात की खाड़ी सबसे ज्यादा क्या है ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाला एक तटीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए गाइस आपका ऐप है इसे याद से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिलेंगे, तो आप ऐप को याद से डाउनलोड करेंगे। चलिए निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा होता है, खतरा या इसको शत्रु भी कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण का शत्रु या पर्यावरण के लिए खतरा है कौन सा वृक्ष, तो गाइस इसको क्यों शत्रु कहते हैं पहले तो बताती हूँ ये। चलिए आंसर देखते हैं पहले कौन सा है गाइस, ऑप्शन बी यूकेलिप्टिस, ठीक है, ऑप्शन बी यूकेलिप्टिस होता है पर्यावरण का शत्रु या पर्यावरण के लिए खतरा कहते हैं। ये जहां पर भी लगाया जाता है ना उस आसपास के सारे एरिया का क्या है पानी बहुत ही स्पीड से ये खींचता है, ठीक है, ये वृक्ष बहुत तेजी से उस भूमि का पानी खींच लेता है, तो वहां क्या है पानी की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, इसीलिए इसे पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, ठीक है। चलिए मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था गाइस, अभी अभी मैंने मुगल साम्राज्य खत्म किया है पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य, ठीक है, तो वहां पे मैंने सारे शासक आपको अलग अलग कराए हैं, बाबर हुमायूं अकबर सारे शासक मैंने क्रम से कराए हैं, फिर उसकी मैराथन कराई है आपको एमसीक्यूज फॉर्म में, तो जिसने भी नहीं की है वहां से कर लें, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो ना आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो गाइस क्या था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद जो है इसका मूल नाम या जो वास्तविक नाम था, ठीक है, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसको कहते हैं, बाबर के नाम से गद्दी बैठा था। चलिए अथर्ववेद, अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है, ठीक है, जो अथर्ववेद है हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे ऋग्वेद
यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो चौथे नंबर का वेद है गाइस ये अथर्ववेद। इसको क्या है, सबसे आखिरी, सबसे लास्ट का वेद भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो कौन सा है, अथर्ववेद, और सबसे पहला ऋग्वेद है। ठीक है, 4 वेद हैं बता दिए हैं। तो पूछा जा रहा है अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। ठीक है, तो कितने खंड हैं इसमें, कितने खंडों का संग्रह है। जैसे ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है ना, इसी तरीके से कितने खंडों का संग्रह है गाइस, तो ऑप्शन ए होगा। अथर्ववेद में कितने खंड हैं, तो 20 खंड हैं। पूछा गया क्वेश्चन है तो इसे याद रखेंगे, 20 खंड है अथर्ववेद में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है जो उन्होंने लिखी। ठीक है, तो कौन सी है गाइस, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, स्टार लगा लो। इस टाइप की पुस्तक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो स्टार लगा लो। चलिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन है गाइस, संविधान संशोधन पे भी मैंने करा रखी है वीडियो। आप प्लेलिस्ट पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखेंगे, छवि मैम की पॉलिटी की प्लेलिस्ट। ठीक है, वहां पे मैंने आपको संविधान संशोधन सारे के सारे कराए हैं जितने भी अभी तक हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, बहुत अपडेट अभी के 2022 तक के सारे संशोधन है उसमें। तो पूछा जा रहा है कि 100वें संविधान संशोधन, 100वां जो संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट था, उसको किसने स्वीकृति प्रदान की, उस समय राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस, तो इसका आंसर आपको देना है किसने। ठीक है, तो इस समय कौन था गाइस, ये था प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रणब मुखर्जी के बाद कौन से राष्ट्रपति आए। अभी लेटेस्ट, अभी प्रेजेंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रणब मुखर्जी के बाद कौन राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्न में से किस किले में कैद किया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने, ठीक है, अल्तुनिया भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, इसने जो रजिया सुल्तान थी उसको किस किले में कैद किया। ठीक है, रजिया सुल्तान को। अब गाइस, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये थी इल्तुतमिश की, है ना। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये अगली शासिका बनी थी, और ये भारत में शासन करने वाली पहली शासिका भी कहलाई जाती है। ठीक है, पहली शासिका भी थी। तो इसको किस किले में बंद किया गया, अल्तुनिया ने। तो किस किले में बंद किया गाइस, तो बंडिया का किला मुबारक। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसमें, बंडिया का किला मुबारक में जो है रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने कैद कर दिया था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर चंपा डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो गाइस, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। ठीक है, प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसी में से एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो किसकी थी, ये थी गाइस अंग महाजनपद की राजधानी जो है चंपा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे काशी और मत्स्य एवं बज्जी, काशी, मत्स्य एवं बज्जी ये किस महाजनपद की थी। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में डैश सदस्य थे। ठीक है, तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, जो प्रारूप कमेटी थी, उसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, तो ये बताना है। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या प्रारूप समिति किसके नेतृत्व में बनी, तो गाइस ये किसके, जो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, वो क्या थे गाइस, इसके अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर क्या है, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। इसमें कितने, टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें से एक अध्यक्ष प्लस जो है 6 मेंबर, टोटल कितने, 7। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, 6 मेंबर इसमें और थे, और टोटल 7 थे प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ था, ये डेट आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। क्यों मैं बार बार आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ एक क्वेश्चन के साथ, कि एक मैं कराती हूँ, एक जब आप उसको सर्च करेंगे ना, गूगल करेंगे, मान लीजिए आपने प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, ये चीज आपने गूगल करी, तो आपको पूरी प्रारूप समिति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वहां से बनेंगे ना, पूरी लिस्ट मिलेगी। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी दम नहीं है एग्जामिनर की कि प्रारूप समिति से बाहर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पुटअप बार बार करती हूँ, और हमारा सेशन ऐसा ही रहने वाला है, ताकि आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए, निम्न में से कौन
अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। निम्न में से कौन अनअकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं? तो गाइस किसकी है ये बुक, ये किसकी है? ये है झुम्पा लाहिरी, ठीक है। झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है अनअकस्टम्ड अर्थ, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो जो दहेज निषेध अधिनियम है गाइस, वो किस वर्ष पारित हुआ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। तो ये हुआ गाइस 1961 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। चलिए गाइस, ऐप को याद से डाउनलोड कर लेंगे स्टडी मटेरियल के लिए और पीडीएफ के लिए, ठीक है। किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? ठीक है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो किस बैंक को कहा जाता है गाइस अंतिम उपाय का ऋणदाता? ठीक है, जब कोई भी मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी उपाय नहीं बचता, तो एक लास्ट उपाय क्या होता है? तो उसका ऋणदाता लास्ट टाइम पे किसको अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है गाइस? ये होती है हमारी केंद्रीय बैंक, जो क्या है अभी? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई है, ठीक है। केंद्रीय बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है, और केंद्रीय यानी हमारी सेंट्रल बैंक जो है इस टाइम आरबीआई है, तो इसको कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई का गठन कब हुआ था और किस एक्ट के तहत हुआ था? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। आरबीआई का गठन कब हुआ था और किस एक्ट के तहत हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए आप गठन की डेट बता दीजिए। एक्ट मैं बताती हूँ 1935, ठीक है। 1935 के एक्ट के तहत आरबीआई का गठन होता है, लेकिन आप मुझे डेट वो ईयर बताएंगे, वर्ष बताएंगे किस वर्ष होता है, ठीक है। चलिए, फवाद मिर्जा एक भारतीय डैश हैं, ठीक है। फवाद मिर्जा जो है क्या है? एक भारतीय घुड़सवार हैं, ठीक है। फवाद मिर्जा क्या है गाइस? एक भारतीय घुड़सवार हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बनते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में। चले 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, जिसे AAEA के रूप में भी जाना जाता है, कि नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को सर्वसम्मति से चुना गया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, जिसे AAEA भी कहा जाता है, के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को सर्वसम्मति से चुना गया? तो गाइस, हमारा प्यारा भारत, हमारा जो है प्यारा सा लवली सा भारत, इसको चुना गया किसके? जो आपका है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, चुना गया है भारत को। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, भारत में टीबी को खत्म करने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो गाइस ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी होगा पंचायती राज मंत्री, ठीक है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पंचायती राज मंत्री के साथ टीबी को खत्म करने के लिए समझौता किया। और गाइस, भारत का लक्ष्य है टीबी खत्म करने का जो है 2025, ठीक है, 2025 टीबी खत्म करने का भारत का लक्ष्य है। अगर हम विश्व का लक्ष्य देखें, ठीक है, हम वर्ल्ड का लक्ष्य देखें, तो गाइस क्या है? 2030, ठीक है, 2030 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, अगस्त 2022 में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी, क्या नाम है? रोशनी, किसने लॉन्च की? ठीक है, सेलाइन वाटर लालटेन, ठीक है। पूछा जा रहा है कि 2022 में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन जिसका नाम रोशनी है, किसने लॉन्च की? ठीक है, तो गाइस सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, रोशनी क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये सेलाइन वाटर लालटेन है ना। इसको किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च किया गाइस? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। अब आप मुझे आंसर में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है, किस मंत्रालय से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए, जून 2022 में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, भारत की सबसे बड़ी जो तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है वो शुरू की है? ठीक है, तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो फ्लोटिंग
फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? किसने? एनटीपीसी ने। पहली बार तो याद रखना है कि एनटीपीसी ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट या प्रोजेक्ट शुरू किया है। किस राज्य में शुरू की है तैरती सौर ऊर्जा परियोजना? तो गाइस ये तेलंगाना में। ठीक है, तो याद रखेंगे एनटीपीसी ने तेलंगाना में तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तैरती का मतलब होता है ये समुद्र पे फ्लोट करती हुई बनाई जाती है। ठीक है, वहां पे बेस बनाया जाता है समुद्र पे ही। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 के लिए साहित्य का, किसका? साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, 2022 के लिए लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य का, वो किसे प्रदान किया गया गाइस? तो किसे दिया गया? एनी एर्नॉक्स। ठीक है, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ओके, ऑप्शन सी होगा, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कोहबर चित्रों का विषय क्या है? ठीक है, कोहबर जो पेंटिंग्स है, कोहबर पेंटिंग्स हैं, उनका विषय, उनका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है कोहबर चित्रों का। ठीक है, तो गाइस क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो ये किस विषय पे बनाई जाती हैं गाइस? तो ये होगा स्त्री पुरुषों से संबंधित होती हैं, प्रतीकात्मक प्रजनन से संबंधित होती हैं, ओके, जादू टोने से संबंधित होती है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी, तो ये क्या है? कोहबर पेंटिंग जो है इन सारे विषयों से संबंधित होती है, स्त्री पुरुष प्रजनन, प्रतीकात्मक प्रजनन एवं जादू टोने आदि से संबंधित होती है पेंटिंग्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार से इनमें से कौन सी भाषा संबंधित है? तो गाइस देखिए, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत की भाषा, दक्षिण भारत यानी वहां पे सीधा सीधा हम उठा लेंगे कन्नड़। ठीक है, सीधा सीधा कन्नड़ भाषा, ये तो नहीं है, ये उत्तर भारत की भाषाएं हैं, है ना। तो कन्नड़ भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए, ऐप को याद से डाउनलोड कर लेंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गाइस देखिए, इसका नाम जरूर है उदयपुर, यहाँ पे बच्चे सब गलत करेंगे, राजस्थान मारेंगे, सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करेंगे, राजस्थान मारेंगे, लेकिन नहीं, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है। तो ये क्वेश्चन पे तो जितने स्टार लगा सकते हो ना लगा लो, पूछा गया भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और उदयपुर नाम देखते ही बच्चे कहाँ मारते हैं? राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे बिहार में है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में संग्रहित्री, संग्रहित्री शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, संग्रहित्री शब्द किससे संबंधित है? संग्रहित्री शब्द भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित शब्द है। ऐसे शब्दों पे मैंने आपको कराया था मिडिवल हिस्ट्री, जो हमने अभी मुगल एम्पायर खत्म किया है स्टूडेंट, वहां पर भी हमने मिडिवल हिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द कराए हैं, है ना। तो ये किससे संबंधित है गाइस? ये कर संग्रह अधिकारी से। ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन वाले जो अधिकारी होते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उससे संबंधित है संग्रहित्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना। ठीक है, कहाँ की है? बिहार की। पहली बार तो यही याद रखना है कि डगमारा पनबिजली परियोजना कहाँ की है? बिहार की है। निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो डगमारा जो परियोजना है बिहार की है, किस नदी पर है ये भी ध्यान रखना है, और ये पनबिजली परियोजना है। तो गाइस किस नदी पर है? बिहार की फेमस नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है, बिहार में इसी की वजह से बाढ़ आती है, तो कोसी नदी पर स्थित है। कौन सा देश अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी यानी होस्टिंग करेगा? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश 2023 में, कब? 2023 यानी अगले साल जो है 12वें नंबर का 12th विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी यानी होस्टिंग करेगा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा? तो गाइस कौन सा देश होगा? फिजी। ठीक है, फिजी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, फिजी करेगा इसकी। चलिए, किस राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को मासिक वजीफा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की? ठीक है, किसको? खिलाड़ियों को गाइस, खिलाड़ियों को मासिक वजीफा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को जो है मंथली वजीफा देने के लिए क्या है? छात्रवृत्ति योजना शुरू की। ठीक है, छात्रवृत्ति योजना बहुत सारे राज्य शुरू करते हैं, कर चुके हैं, बहुत सारी केंद्र की भी योजनाएं, लेकिन यहाँ प्लेयर्स की बात हो रही है, खिलाड़ी शब्द पकड़ना है आपको, प्लेयर्स की बात हो रही है। तो किस राज्य ने गाइस? पंजाब ने। ठीक है, पंजाब राज्य ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की खिलाड़ियों के लिए। चलिए,
केंचुआ द्वारा निर्मित खाद को कहा जाता है? ठीक है, केंचुआ द्वारा निर्मित जो खाद होती है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, जो केंचुआ जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, निर्मित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है गाइस? तो उसको कृमि खाद, ठीक है, कृमि खाद कहा जाता है केंचुआ द्वारा जो है खाद बनाने को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ठीक है, तो 2011 की जो हमारी सेंसस है उसमें भारत का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है, तो वो कितना था गाइस? जनगणना पे भी मैंने टॉपिक करा रखा है। ठीक है, हॉट टॉपिक बाय छवि मैम, हॉट टॉपिक वाइज छवि मैम के नाम से आप प्लेलिस्ट को देखेंगे, वहां पर मैंने जनगणना से रिलेटेड टॉपिक करा रखा है, तो आप उसको करेंगे याद से। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से मैंने उसमें जनगणना कराई हुई है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, और हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी देखे हैं उसमें। चले, तो 1940 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात कितना था? लिंगानुपात कितना था भारत का? गाइस ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, सॉरी ये गलत है, 943 943 है, ये गलत है। ठीक है, तो 943 होगा। ओके, एक बार और क्रॉस चेक करेंगे आप, 943 ही होगा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे गाइस। चलिए, निम्न में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिक्वेनिया है? ठीक है, रिक्वेनिया है, रिक्वेनिया होगा ये। निम्न में से किस देश की मुद्रा का आधिकारिक नाम जो है रिक्वेनिया है? तो किस देश की मुद्रा का नाम है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये गाइस किसकी है? ये यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की मुद्रा का जो है नाम क्या है? रिक्वेनिया है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व में किसमें? पूरे वर्ल्ड में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री भाई कौन थी? ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, किस देश की थी? ठीक है, तो किस देश की थी? ये श्रीलंका की थी, और इनका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री है पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगर विश्व में कहीं भी महिला प्रधानमंत्री बनी तो श्रीलंका में बनी पहली बार। इसका नाम आप मुझे बताएंगे, बड़ा ही फेमस सा नाम है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, बेलिंग बॉल डैश से संबंध है। ठीक है, बेलिंग बॉल किससे संबंधित है गाइस? तो बेलिंग बॉल किससे? यहूदियों। ठीक है, यहूदियों से संबंधित है बेलिंग बॉल। ठीक है, बेलिंग बॉल जो है यहूदियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल्स उस पर काफी पड़ा हुआ है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, अमेरिका के $50 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अमेरिका का जो $50 का नोट है उस पर किसका जो है पिक्चर बना हुआ है, किसका चित्र बना हुआ है गाइस? तो किसका है? ये है लिसेस एस ग्रांट। ठीक है, लिसेस एस ग्रांट का चित्र बना हुआ है अमेरिका के जो $50 के नोट पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? ठीक है, तो जो सांची का स्तूप है, सांची का जो स्तूप है उसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें किस वर्ष इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया गाइस? तो कब? 1989। ठीक है, 1989 में सांची को घोषित किया गया। अब मुझे आप बताएंगे जो सांची का स्तूप है, सांची का जो स्तूप है ये किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में है ये आपको मुझे बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में है? ठीक है, सांची स्तूप। चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा रासायनिक जो है विस्फोटक बारूद में पाया जाता है गाइस? तो ये कौन सा विस्फोटक है? ये पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट जो है बारूद में पाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, खुदीराम बोस को निम्न में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? ठीक है, खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो किस में? ये थी मुजफ्फरपुर जेल। ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल जो कहाँ पर थी गाइस? मुजफ्फरपुर जेल कहाँ? बिहार में। ठीक है, वहीं पर इनको फांसी दी गई थी, किसको? खुदीराम बोस को। ठीक है, फांसी से याद आ गया, जो बच्चे समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को पढ़ के उनके लिए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, जिनको पता है वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? ज्योतिबा फुले गाइस किससे संबंधित थे?
तो ये जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है, जाति विरोधी आंदोलन जो है ज्योतिबा फुले इससे संबंधित थे, ठीक है, जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है, निम्न जातियों के उत्थान के लिए जाति विरोधी आंदोलन चलाया था उन्होंने। चलिए, क्रांतिकारी भगत सिंह, भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी, ठीक है, भगत सिंह को जब फांसी पे लटकाया गया तो गाइस कितने वर्ष के थे, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो 23 वर्ष के, ठीक है, 23 वर्ष की आयु में क्या है, भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, ठीक है, तो कौन सा है बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, पूछा जा रहा है कि कौन सा बौना ग्रह जो है मेन जो हमारी क्षुद्र ग्रह पेटी है उसमें स्थित है, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। चलिए, कौन सा है गाइस, साइरस, ठीक है, साइरस एक बौना ग्रह है, ये जो है मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है साइरस, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन है गाइस, जो साइरस है ये किसका जो है उपग्रह है, किसका चंद्रमा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, मूसी नदी के तट पर ही क्या है गाइस, हैदराबाद है ना, हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के तट पर ही बसा है, और ये किसकी, ये कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी, ध्यान रखेंगे, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी, और हैदराबाद इसके तट पर है, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर है, या हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखेंगे, और किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की, ठीक है। निम्न में से कौन सी ऑफ पॉजिस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऑफ पॉजिस पुस्तक के लेखक हैं गाइस, तो कौन है, ये है अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष जो है सी ऑफ पॉजिस पुस्तक के ऑथर हैं, उसके लेखक हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वही इंपॉर्टेंट है, वही करना, ये मत सोचना भाई, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही श्रृंखला चल रही है, और इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके मैंने मिक्स किए हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है, वो भी मिक्स किए हैं, ठीक है। तो ये मिक्स सीरीज चल रही है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस की, ठीक है, तीनों की ये मिक्स सीरीज चल रही है। तो ये मत सोचना कि मैम ने जो बोल दिया इसे बहुत फोकस करना है तो बस उसी को याद करेंगे बाकी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, तो देवमाली क्या है, किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये बताना है। माउंटेन्स जो वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं एंड इंडियन माउंटेन्स, इन पे भी गाइज मैंने सेशन करा रखा है, छवि मैम के नाम से आप प्लेलिस्ट देखेंगे, आईक्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके छवि मैम के नाम से आप प्लेलिस्ट देखेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां पे हमने पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक हैं, जो भी फेमस पीक्स हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी पर्वत पहाड़, सारे करा रखे हैं बहुत क्रम से, बाय मैपिंग के साथ, बहुत अच्छे से लोकेशन के साथ समझा रखा है, तो आप उसको देख लेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। चलिए, तो देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गाइस, तो किसकी है, उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है देवमाली, तो से याद रखेंगे गाइस। यहीं पे आज का सेशन होता है समाप्त, ये आपकी सोशल अकाउंटेंट ज्वाइन कर लेंगे पीडीएफ के लिए, ठीक है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो ज्वाइन कर लेंगे, यहीं पे होता है हमारा सेशन खत्म। अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं शाम को एक प्यारे से टॉपिक के साथ, वहाँ टॉपिक वाइज हमारी क्लास चल रही है तो उसमें देखेंगे हम, ठीक है। जब तक के लिए सेशन अगर अच्छा लगा हो गाइस तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, याद से शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों का भी भला हो पाएगा, है ना। तो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, एंड जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए, अपना ख्याल रखेंगे, जय हिंद, जय भारत।